मैं बने सिंह आर्य मध्य प्रदेश जिला आगरमालवा से। राजस्थान वीरों की भूमि से हर बार भारत को एक नई दिशा देने वाले ऐसे वीर आते हैं, जैसे रानी पद्मावती, महाराणा प्रताप, बाबा रामा पीर। ऐसे जो उन्होंने उनके भारत के स्वाभिमान की खातिर उन स्वयं एक देश का नया इतिहास लिखते हैं। ऐसे में हमारे श्याम सुंदर पालीवाल जी महावीर, जो आज इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उपस्थित हैं, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और भारत के प्रेरणा स्रोत बने आप लोग। इसी के संदर्भ में आप अपना विचार विमर्श रखें। जी धन्यवाद। जी नमस्कार सबको, सादर प्रणाम। मेरा नाम श्याम सुंदर पालीवाल है। मैं राजस्थान के एक गांव है पीपलांत्री, जहां पर पिछले लगभग 25 साल कह सकते हैं, पर एक सक्रिय रूप से दिन रात 20 सालों से मैं बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार कैसे मिले और उसके बाद ग्रामीण पर्यटन को कैसे बढ़ावा दे, इस पर काम कर रहा हूँ। मैंने स्वामी रामदेव जी से बहुत सीखा है, आप लोगों से बहुत सीखा। मैंने एलोवेरा का काम शुरू किया था 2005 में, और आज वहां पर लाखों लाखों एलोवेरा हमने सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगाए हैं। और वहां पर एलोवेरा जूस, जेल, क्रीम, इस तरह के प्रोडक्ट वहाँ गांव की महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर रोजगार पा रही है। आंवले से रोजगार पा रही है। प्राकृतिक आधारित रोजगार, जैसे गांवों को इसकी बड़ी आवश्यकता है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और सरपंच क्या कर सकता है, गांव का मुखिया किस तरह से गांव का सर्वांगीण विकास सभी क्षेत्र में, गांव का जल स्तर, गांव के वन्य जीव, गांव का रोजगार, कृषि आधारित रोजगार, पशुपालन आधारित रोजगार। और गांव में पुराने समय में जैसे सुथार, लोहार और इस तरह के जो कुम्हार, इस तरह के काम जो गांव में पारंपरिक रूप से काम होते थे, रोजगार मिलते थे, उनको वापस कैसे पुनर्जीवित किया जाए, इस पर मैं लंबे समय से काम कर रहा हूँ। और मेरे आदर्श आप लोगों से ही सीख कर, मैं स्वामी रामदेव जी से ही प्रेरणा लेकर, अन्ना हजारे साहब से प्रेरणा लेकर, संघ के लोगों से प्रेरणा लेकर, जो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं पूरे देश में, शैक्षणिक भ्रमण करता हूँ, लोगों को लेकर जाता हूँ और लोगों को ये समझाता हूँ कि ये भी किया जा सकता है। धरती माता का दोहन, केमिकल का उपयोग, इससे भी काम नहीं चलेगा। इससे तो नुकसान होगा। एक बार हम लोगों को रोजगार मिल सकता है, पर पर परमानेंट इससे बड़ा दुष्परिणाम आने वाले हैं। तो इस तरह के काम हम लोग वहां पर कर रहे हैं। 900 फीट पानी था, या जमीन से पानी सूख चुका था, आज जमीनी स्तर पर 5 फीट, 10 फीट, 15 फीट, 35 फीट पर पानी बहता है। आज वहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि एक ऐसा गांव है जो बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाता है और खुशियां मनाता है। वो मेरा ही गांव है। मैंने मेरी बेटी की स्मृति में इसको शुरू किया था। आज वहां पर 4 लाख पौधे, जिसमें बांस, आंवला, आम, जामुन, चंदन, कल्पवृक्ष, रुद्राक्ष, अम, ये सीताफल और इस तरह के लाखों पौधे, पेड़ बने, कटहल, इस तरह के पेड़। और इससे लोगों को वहां पर रोजगार मिल रहा है। आंवले से आधारित उद्योग, एलोवेरा से आधारित स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लोगों को रोजगार, बांस के आधारित स्वयं सहायता के माध्यम से वहां के फर्नीचर और बांस का उपयोग कैसे हो, किसानों के खेतों में, किसानों के बाड़ों में जहाँ पशु बांधे जाते हैं, या पक्के मकान भी बना लिए हैं, तो मकान के ऊपर एक बांस के केलू के कच्चे पुराने पर जो मकान बनते थे, जिससे धुआं भी ऊपर निकल जाए, मकान भी काले नहीं हो, और उससे टेम्परेचर भी मेंटेन रहे, पैसा भी नहीं लगे। इस तरह के काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और गाँव में आज बड़ी संख्या में टूरिस्ट, लगभग 200 से ज्यादा लोग अपने अपने साधनों से, अभी भी दिल्ली से कोई आ रहा है, नोएडा से कोई आने वाला है, पहुंचने वाले हैं। तो ये इसलिए कि गांव कैसा होना चाहिए। मेरा गांव मेरा सबसे बड़ा तीर्थ स्थान। हम्म, मेरे जहाँ पर मेरे पिताजी का जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, मेरी कई पीढ़ियां जहाँ पैदा हुई और मेरी माँ का अंतिम संस्कार हुआ, इस पूरी धरती के ऊपर उससे बड़ा तीर्थ स्थान कोई दूसरा नहीं हो सकता है। दूसरे तीर्थ स्थान है हमारे लिए, उनका हम सम्मान करते हैं, पर उस बड़ा तीर्थ मेरा गांव है जहां पर मैं रहता हूँ, उसका अगर मैं ध्यान नहीं रखता हूँ, तो फिर दूसरे तीर्थ स्थानों पर जाकर क्यों समय खराब करें। प्रेरणा तो हमें हमारे गांव से ही मिलनी चाहिए। हमारा गांव ही हमें सबसे पहले साफ सुथरा, पानीदार
गांव में अच्छा माहौल हो, गांव में जातिवाद का जहर नहीं हो, गांव में सभी अपनापन हो, गांव में सब लोग एक मंच पर बैठते हो, एक जाजम पर बैठते हो। इस तरह का माहौल हम लोगों ने वहां पर बनाने का काम किया है। और आज वह गांव आप सब लोगों के सामने है। हम लोगों ने विशेष बेटी, पानी, पेड़, गोचर भूमि और वन्य जीवों को बचाकर, वन्य जीवों का भी उतना ही अधिकार इस गांव में या धरती पर है जितना इंसान का है। कई लोग कहते हैं ना, चुनाव लड़ते हैं तो इसने मुझे वोट नहीं दिया इसलिए वहां काम नहीं होना चाहिए, या ये मेरी राजनीतिक दल का नहीं है। इन सब चीजों से ऊपर उठकर गांव के मुखिया को, गांव के सरपंचों को काम करना पड़ेगा। और हमने ये चीज भी एक संदेश के माध्यम से किसानों को, सरपंचों को सिखाने का काम किया है कि सीसी सड़कें, सीसी सीमेंट कंक्रीट के काम करके आप लोग सिर्फ ठेकेदार बन जाओगे, गांव समाज सेवी नहीं बन सकते हो। गांव के लोगों के सर्वांगीण विकास पर आपको काम करना पड़ेगा। गांव का सरपंच सरपंच रहे, ठेकेदार अलग हो, ठेकेदार गांव का सरपंच नहीं होना चाहिए। गांव के सर्वांगीण विकास के लिए गांव का तीतर, मोर, खरगोश, पैंथर, बंदर ये भी उतने ही सुरक्षित रहना चाहिए जितना गांव के इंसानों का अधिकार है। बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं। गांव का पहला वातानुकूलित पंचायत भवन, जहाँ पर गरीब अमीर हम सब लोग एक साथ बैठकर गांव के रचनात्मक कार्यों की, गांव के विकास की वार्षिक कार्य योजना बना सके, बैठकर गांव के भले बुरे की चिंता कर सके, गांव के बच्चों की शिक्षा की चिंता कर सके, चिंतन कर सके। इस तरह का भवन हमने सबसे पहले बनाया था। और गांव में हर एक लोग व्यक्ति के घर में नल से पानी आए, ये हमने 2005 में शुरू कर दिया था। गांव में रास्ते चौड़े हो, गांव में जो सरकार पैसा देती है उस पैसे का ठीक से उपयोग हो। ठीक से उपयोग का मतलब ऐसा नहीं कि हम धरती को सीमेंट कंक्रीट से लीप दें, ऐसा नहीं। सर्वांगीण विकास, गांव के किसान के कुएं में पानी हो, किसान के कुएं तक बैलों से खेती होती थी, आज समय बदल गया, ट्रैक्टरों से खेती होती है। जेसीबी जाने का रास्ता चाहिए, तो हमने लगभग 500 से ज्यादा किसानों के खेतों में ट्रैक्टर जाने के रास्ते खुलवाए, जिसका कोई विवाद नहीं। किसान के कुएं में पानी हुआ, फिर रास्ते खुलवाए, रास्ते बनवाए। हर किसान, लगभग पंचायत का 90% या इसके आसपास का प्रतिशत में किसान अपने खेतों में ट्रैक्टर ले जा सके। किसान जैसे भी ले जा सके खेतों की मेड़बंदी के लिए, खेत निकालने के लिए, या खाद लाने के लिए डंपर ले जा सके। इस तरह के काम हम लोगों ने किए हैं। पानी हो गया किसान के कुएं में, उसके बाद किसान के खेत तक ट्रैक्टर जैसे भी पहुंचने का रास्ता हो गया। उसके बाद हमने गांव में एक नर्सरी बना दी, ग्राम पंचायत की पौधशाला, जहां पर आंवला, आम, बांस, अ, सिंदूर, कटहल, जामुन, सीताफल, एप्पल, आड़ू, मौसमी और इस तरह के फलदार पौधे, पपीता, इस तरह के फलदार पौधे जो किसान अपने खेत में ले जा सकता है। केरल का लाल केला, इलायची केला, क्या नवाचार करके। और किसान को ये लगे कि मैं भी कर सकता हूँ, ये इस पहाड़ी पर हो रहा है, इस जगह हो रहा है सरकारी जमीनों पर, तो मैं भी कर सकता हूँ। ये भावना पैदा करने का काम किया है। पानी, रास्ते और खुद की पोस्ट, गांव की पौधशाला, गांव वाले ही उसमें केंचुओं का खाद बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। उसमें वहां से पौधे तैयार करके अपने खेतों में खड्डे खोदकर अपने खेतों में लगाते हैं। जो जन सहयोग से जो 400 रुपए का पौधा है, हम लगभग 40 रुपए में किसानों को वितरण करने का मतलब ये कि उसके खेत में खड्डा हो, व्यवस्थित काम हो, और किसान उस पौधे का उपयोग, महत्व समझ सके। पौधा देना नहीं, पौधा लगाना उसके खेत में, उसको सिखाना कि इस तरह से पानी देगा, इस तरह से इसको पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, इस तरह से गर्म लू और पाले से इसको बचाना है, इसको जंगली जानवरों से बचाना है, भेड़ बकरियों से बचाना है। इस तरह के प्रशिक्षण देकर हम लोगों ने किसानों को महाराष्ट्र का भ्रमण, दूसरे राज्यों का भ्रमण करके उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग का काम किया। और अभी एक एफपीओ का निर्माण किया है, एफपीओ बनाया है। तो एफपीओ के माध्यम से भी आने वाले समय में किसानों को फायदा मिलेगा। अच्छी नस्ल की गायें गांव में हो, अच्छी नस्ल, मुर्रा नस्ल की भैंसें गांव में हो। तो इस तरह के काम हमने यहाँ पर किया है। हरियाणा के एक सरपंच है जिनके पास 12 करोड़ का पादा है, उसका सीमन उस व्यक्ति को यहाँ लाकर लोगों को के सामने रूबरू कराना कि इस तरह का पशुपालन भी किया जा सकता है। गांव में किसान 1.5 लाख की भैंस खरीद कर नहीं लाए,
एक सीमन लाकर या अच्छी नस्ल का पारा लाकर गांव में नस्ल सुधार का काम किया जा सकता है। इस तरह के काम हम लोग वहां पर कर रहे हैं, किसानों को आत्मनिर्भर करने का। मुझे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आदर्श गांव का निर्माण करो, तो मुझे लगा कि आदर्श गांव का निर्माण आदर्श नागरिकों से ही होगा। सिर्फ सीमेंट कंक्रीट के काम करने से, ज्यादा पैसा खर्च करने से वहां पर लोगों के मन में कई भावनाएं, भ्रांतियां पैदा होती है। लोगों के मन में गांव के प्रति अपनापन, ईमानदारी, जुझारूपन पैदा करने का काम हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं, और उसका असर दिख रहा है। आज वहां पर कई तरह के लोग आ रहे हैं, कई तरह के लोगों को रोजगार मिल रहे हैं, और यहाँ से सीख कर राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर खोल दिया, जिस पर एक्सीएन एएन रैंक के अधिकारी लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। विभिन्न जिलों से, विभिन्न राज्यों से लोग, सरपंचों का और इस तरह का दल, अधिकारियों के दल रोज आते हैं और प्रशिक्षण लेते हैं। और गांव का सरपंच क्या कर सकता है, मैंने सिर्फ एक प्रतिज्ञा जब सरपंच बना था तब ली कि मैं मेरे घर से कुछ नहीं लाऊंगा और घर कुछ नहीं ले जाऊंगा। मेरा घर, मेरा परिवार मेरे काम धंधे से, मेरी खेती बाड़ी से चलेगा, और मेरी ग्राम पंचायत में किसी भी कीमत पर सरकार की योजनाओं से लीकेज नहीं होगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा और नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा हमने 2005 में ली थी, उसका अभी भी पालन कर रहे हैं। और गांव वालों को भी प्रतिज्ञा दिलाई कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है। खुदा मतलब आज की पॉलिसी मेकर, आज के देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, देश के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, ये नीति निर्धारक है, ये पॉलिसी बनाते हैं। इनको ये पता लगना चाहिए कि हम जहां पर पैसा दे रहे हैं उस पैसे का एक गांव में कितना सदुपयोग हो रहा है, वो कैसे हुआ, और वो वहां से निकलकर एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे गांव से दूसरे जिले में, और दूसरे जिले से दूसरे राज्यों में कैसे पहुंचे, इस पर सरकारें सोचने पर मजबूर हुई है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र से बहुत सारे विधायकों का दल, उत्तर प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और कई राज्यों से लोग वहां आते हैं, सीखते हैं एक सरपंच क्या कर सकता है। एक सरपंच ठेकेदार नहीं, सीसी सड़कें नहीं बनाएगा, आवश्यकता है तो ठीक बनाएगा, बाकी सर्वांगीण विकास की बात करेगा। प्राकृतिक आधारित रोजगार, हर किसान के घर में गाय हो, दूध हो, उसके घर में गोबर हो जिससे खेत उपजाऊ हो, और वो गोमूत्र, गोबर और दूध का उपयोग करना जानता हो। आधा दूध बेचेगा और आधा दूध परिवार के काम में आएगा, जिससे परिवार के बच्चों का कुपोषण मिटेगा, सब समृद्धि दिखेगी। इस तरह के काम हम वहां पर कर रहे हैं। हर किसान के खेत में फल हो, सब्जियां। आज बड़ी चिंता का विषय है कि ये जो 2 रुपए किलो वाला गेहूं आ रहा है, गांव में बड़े स्तर पर कैंसर फैलाने का काम कर रहा है। जो परिवार लगातार, ये हरियाणा, पंजाब और उस गंगानगर, हनुमानगढ़ से जो गेहूं आ रहा है, इतना केमिकल इसमें डाला जा रहा है, और ये गरीब परिवारों के घरों में 10-10 साल से जो गरीब परिवार, किसान मजदूर ये गेहूं खा रहा है, उसके घर में कैंसर दस्तक दे चुका है। कैंसर का असर हो चुका है। बड़ी संख्या में गांवों में कैंसर के मरीज तैयार हो रहे हैं। ये किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार से गेहूं मत लाओ, बाजार से सब्जियां मत लाओ, सब्जियां जितनी हमारे परिवार में आवश्यकता है उतनी हम खुद तैयार करेंगे। दूध हमारे घर में पैदा हो, अनाज जितना हमें खाने के लिए चाहिए, हमारे परिवार में चाहिए, हमारे ज्यादा हो तो हमारे रिश्तेदारों तक पहुंचाने का काम करें। और मार्केट में 25 रुपए किलो नहीं, हम 50 रुपए किलो वो गेहूं बेचने के लिए तैयार है। इस तरह के लोगों को प्रशिक्षण देकर हम गांव में काम कर रहे हैं। आज बड़ी संख्या में वहां पर वातावरण निर्माण का काम हुआ है, वहां पर प्रकृति को बचाने का काम हुआ है, और उस गांव का नाम है पीपलांतरी। आप लोग गूगल पर सर्च कर सकते हैं पीपलांतरी। एक ऐसा गांव जो बेटियों के लिए काम करता है, एक ऐसा गांव है जो बेटियों के लिए काम करता है, बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाता है, बेटियों के जन्म पर फिक्स डिपॉजिट करता है। बेटी जब शिक्षा के लायक होगी, उच्च शिक्षा के लिए जब उसको अवसर मिलेगा, तो तब उसको ये नहीं देखना पड़ेगा कि मैं पैसे कहां से लाऊं। जब बेटी की शादी करनी पड़े, उसके हाथ पीले करने पड़े, तब ये नहीं लगे कि मेरी बेटी के लिए मुझे पैसा नहीं है। जब उसका जन्म हुआ उसी समय सुकन्या समृद्धि योजना में गांव के पोस्ट ऑफिस में खाता खुलवाकर उस बेटी के नाम पर कुछ पैसा डाल दीजिए, कुछ हर महीने महीने डालते रहिए, बेटी आत्मनिर्भर हो जाएगी। बेटियों के जन्म पर पेड़ लग रहे हैं तो हमारे गांव की सरकारी जमीनें आत्मनिर्भर हो जाएगी, वहां पर हरियाली होगी, वहां पर पक्षी आएंगे, वहां पर
उसको पानी देने के लिए कि हमने जल संरक्षण का काम किया, तो बेटी, पानी, पेड़, और पेड़ कहाँ लगाए? हमारी सरकारी जमीनों में, जो जमीनें झगड़े का कारण बनती थी, लोग अतिक्रमण करते थे। आज वो जमीनें झगड़े का कारण नहीं बनकर आज वो लोगों को रोजगार देने का, गांव का गरीब से गरीब व्यक्ति, गांव का कमजोर व्यक्ति जो बुजुर्ग है, उसको भी पैसे की आवश्यकता होती है, उसको भी खर्चे होते हैं। एक गरीब महिला जिसके पास, जो कमजोर है, उसको भी महीने का पैसा चाहिए, उसको भी कपड़े चाहिए, उसको भी खाने के लिए, उसको उसकी बेटियों के घर जाएगी तो कुछ पैसा चाहिए। ऐसे लोगों को हम लोग महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना या वाटरशेड की जैसी योजनाओं से जोड़कर प्रतिदिन 210 रुपये या उसके आसपास का पैसा दिला रहे हैं, जिससे वो अ, अपने आप को असहाय महसूस नहीं करे, परिवार के लोगों के भरोसे महसूस नहीं करे। इस तरह के काम कर रहे हैं। बेटी आत्मनिर्भर हो रही है, गांव की माँ आत्मनिर्भर हो रही है, गांव के वन्य जीव आत्मनिर्भर हो रहे हैं, गांव की जमीनें आत्मनिर्भर हो रही है, और गांव में वापस रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं, गांव के में रोजगार के अवसर लोगों को मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ से सीखकर देश की सैकड़ों या हजारों ग्राम पंचायतें इस पर इस तरह के काम कर रही है। सरपंचों को लग रहा है कि मैं निर्माण कार्य, सीसी सड़कें नहीं बनाकर गांव में आम के पौधे, अमरूद, अनार, चीकू, सीताफल, बेर, और जो कटहल, और इस तरह के काम करके लोगों को रोजगार कैसे दूं, मेरे गांव का वातावरण निर्माण का काम कैसे करूं, ये माहौल वहां से बन रहा है। कई सरकारें इस पर काम कर रही है, अपने 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 संगठन के लोगों का नाम देकर, जैसे राजीव गांधी सेवा केंद्र दिया तो किसी ने अटल सेवा केंद्र दिया, इस तरह के नाम देकर सरकारें उस पर काम कर रही है। पर एक जोत जोत जहां पर जलती है, वहां से दूसरी जोत, और दूसरी जोत से पूरे देश में उजाला होने का, रोशनी का काम पिपलांतरी से हो रहा है। ये काम हम पिछले 2005 से मेरी बेटी की स्मृति में कर रहा हूँ। वो बेटी के देहावसान, देवलोक होने के बाद हम लोग बेटियों के नाम पर पेड़ लगा रहे हैं। बेटियों के महत्व को हमने समझा है कि बेटी कितनी महत्वपूर्ण है, प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है, वन्य जीव कितने महत्वपूर्ण है, प्राकृतिक आधारित गांव कितने महत्वपूर्ण है, गांव में जो व्यक्ति रहता है उसका कितना सम्मान होता है। और वही व्यक्ति अगर गांव छोड़कर दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में जाता है, वहां उसका महत्व नहीं होता, सिर्फ वो एक पैसे कमाने की मशीन मात्र बनकर रह जाता है। इस तरह के काम हम लोग कर रहे हैं। आप लोग अभी आइए, देखिए किस तरह से गांवों का विकास हो, गांव के कुओं में पानी हो, गांव के तालाबों में पानी हो, गांव में वन्य जीव, गांव में मोर दिखता हो, गांव में तीतर दिखता हो, खरगोश दिखता हो, गांव में कोयल बोलती हो। इस तरह के माहौल बनाने में हम लोग लगे हैं। और ऐसा नहीं कि हमने किया, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है मार्बल का, सफेद संगमरमर, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। उस खनन से कितना बड़ा नुकसान होता है, उस नुकसान को एक चैलेंज के रूप में हम लोगों ने लिया है कि नहीं, इसमें भी हम प्रकृति को बचाएंगे। सरकारी अधिकारी भी रोड़ा बनते हैं, दूसरे लोग भी रोड़ा बनते हैं। कई लोग चाहते हैं कि यहाँ पर वीवीआईपी विजिट नहीं हो, क्योंकि उनको नियम से काम करना पड़ता है। पर जो लोग विरोध करते थे, वो धीरे 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 उनको लगा कि नहीं, ये व्यक्ति सिर्फ हमारा नुकसान करने के लिए काम नहीं कर रहा है, हमें भी बचाने का काम कर रहा है। प्रकृति बचेगी तो उन लोगों को भी, आज उन लोगों को माइनिंग में नेशनल अवार्ड मिल रहे हैं, वो प्रकृति का आधारित काम करने लग गए। जितना नुकसान कर रहे हैं उसमें सहयोग करने लग गए, वो भी प्लांटेशन कर रहे हैं, जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। तो सबको लेकर गांव का किसान भी काम कर रहा है, प्रकृति को बचाने का काम कर रहा है, गांव का व्यापारी भी कर रहा है, गांव का मजदूर भी कर रहा है, और सरकार भी कर रही है। तो एक बड़े स्तर पर वहां पर चंदन के पेड़ दिख रहे हैं, वहां पर आम के जंगल खड़े हो रहे हैं, जामुन के पेड़ बड़ी संख्या में दिख रहे हैं, किसान वापस खेती करने लगा है, मधुमक्खी पालन का काम शुरू होने वाला है। इस तरह के काम हम आज की टेक्नोलॉजी से कैसे सीख सकें, ये किसानों को समझाकर, बारामती बारामती आज ड्रिप इरिगेशन में या टेक्नोलॉजी में देश का अच्छा कृषि विज्ञान केंद्र माना जाता है। वहां पर किसान को ले जाना, वहाँ के किसान, महाराष्ट्र के किसान किस तरह से अंगूर की खेती कर रहे हैं, अंजीर की खेती कर रहे हैं, हाइब्रिड सीताफल की खेती कर रहे हैं, उस तरह के काम दिखाकर किसानों को ये प्रेरित करना कि नहीं, ये हम भी कर सकते हैं, आदर्श गांव हम भी बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आदर्श गांव सिर्फ पैसा खर्च करने से, रोडें बनाने से, सामुदायिक भवन बनाने से, या सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े कर देने से आदर्श गांव नहीं बनेंगे। गांव के नागरिकों को आदर्श बनना पड़ेगा, गांव के नागरिकों को समझना पड़ेगा कि मेरा गांव मेरा सब तीर्थ स्थान है।
और इस तीर्थ स्थान पर सरकार अगर पैसा देती है विकास के लिए तो उस पैसे का दुरुपयोग नहीं होने दूंगा। उस पैसे का सदुपयोग होकर जिस भावना से सरकार ने पैसा भेजा है वो भावना पूरी होने तक मैं इस पर काम करूंगा। किसान के आत्मनिर्भरता के लिए काम करूंगा। गांव के शिक्षा के लिए अगर स्कूल बन रहे हैं, स्कूल बिल्डिंग बन रही है तो बच्चा गरीब से गरीब और पैसे से पैसे वाला व्यक्ति भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाए। गांव का पंचायत भवन अच्छा हो, पटवार भवन अच्छा हो, गांव की नालियां अच्छी हो, सड़कें अच्छी हो, गांव की गोचर भूमि अच्छी हो जहाँ पर वन्य जीव दिखते हो, गांव का जल संरक्षण का ढांचा अच्छा हो, जहाँ पर आबादी क्षेत्र में हम साफ सुथरे आबादी को व्यवस्थित बसाने की बात करते हैं तो जल संरक्षण का जो एरिया है हमारा वाटर शेड एरिया जहाँ पर हम प्लांटेशन करते हैं वो भी प्लास्टिक मुक्त होना चाहिए। वहां भी कोई गलत गतिविधियां वहां पर नहीं पनपनी चाहिए। इस चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। कोई वन्य जीव का अगर वन्य जीव किसी का शिकार करता है और हमारे पास शिकायत लेकर आता है तो हम उससे पूछते हैं कि तूने भी कभी वन्य जीवों का शिकार किया है तो हाँ कभी मेहमान आया तो खरगोश का शिकार किया होगा तो वो तो जिस दिन शिकार करना बंद कर देगा उस दिन पैंथर भी तेरे पालतू जानवरों का शिकार करना बंद करेगा। उसकी हद में वो रहे, हमारी हद में हम रहे, प्रकृति को बचाने का काम करें। ये पिपलांतरी गांव और यहाँ की महिलाएं सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक गांव को स्वर्ग बनाने पर लगी हुई है और एक गांव के बाद बड़ी संख्या में पूरे देश के गांव इस तरफ बढ़े। ये काम हम लोग कर रहे हैं और मुझे आज बड़ी खुशी है कि मैं एक तपस्वियों की टीम, आप लोग तपस्वी हैं, आप लोग पतंजलि के साथ मिलकर, पतंजलि नाम ही अपने आप में एक तपस्या का सूचक है, आप लोग काम कर रहे हैं। मेरी भी बहुत इच्छा थी, स्वामी रामदेव जी ने हमारे बारे में भी कुछ लिखा है, मैंने आपको कल भेजा था कि एक ऐसा गांव है जो प्रकृति के लिए काम कर रहा है। तो बड़ा अच्छा लगता है हमारे स्वामी रामदेव जी एक महापुरुष के रूप में काम कर रहे हैं, अन्ना हजारे साहब कर रहे हैं और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मोहन भागवत जी के साथ 4 दिन पहले 3 दिन लगातार रहने का काम किया है। बड़ा अवसर मिला जहाँ पर ग्राम विकास को लेकर जो वो लोग काम कर रहे हैं। पूरे देश के लगभग 370 गांव ऐसे हैं जो अ, अच्छा काम संघ के माध्यम से कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम और किसी योजनाओं के माध्यम से कर रहे हैं। जो जो व्यक्ति गांव के लिए काम करता है उसके लिए हम पूरी तरह समर्पित हैं। उन जो बुलाता है उसके वहां जाते भी हैं, उनको भी बुलाते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ वहां से सीख कर अपने गांव में प्रयोग करते हैं। कुछ काम हमारे गांव में अच्छे हुए उसको बताकर वहां के लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ सीखते हैं और कुछ सिखाने का काम करते हैं क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम बहुत परिपक्व हो गए और पूरा जीवन सीखने के लिए होता है। कई बार नई चीजें बाहर से आती है तो वो भी हमारे लिए उपयोगी होती है, उसको गांव में लागू करने का काम करते हैं। और गांव में बिल्कुल प्राकृतिक रूप से 50 साल पहले कैसे खेती होती थी उस मॉडल पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं, सुभाष पालेकर जी भी इस पर काम कर रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा काम हो रहा है। हम जहर मुक्त खेती पर काम करें, लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार पर काम करें और ये काम सरपंच गांव का मुखिया अगर समझदार है, परिपक्व है और निस्वार्थ भाव से काम करने वाला व्यक्ति है, आपके जैसी टीम से अगर कोई व्यक्ति गांव का सरपंच बनता है, परिपक्व व्यक्ति, तो पिपलांत्री जैसे गांव पूरे देश में खड़े हो सकते हैं। और मैं तो आप लोगों से आग्रह करूंगा कि पतंजलि भी इस पर पहल करे कि एक परिपक्व व्यक्ति वो गांव का मुखिया बनकर सरकार के धन का, सरकार की योजनाओं का, सरकारी जमीनों का और गांव के वातावरण का निर्माण करे तो आदर्श गांव तैयार होंगे। और आज बड़ी आवश्यकता है आदर्श गांवों पर काम करने की क्योंकि शहरों की आबादी दिन दिन पर बढ़ रही है, गांव खाली हो रहे हैं, गांव में शिक्षा के नाम पर बहुत बड़ा पैसा खर्च हो रहा है, सड़कों का हो रहा है, पानी का हो रहा है, पर वहाँ पानी पीने वाले लोग नहीं है। प्रधानमंत्री जी जल जीवन मिशन में हर गांव में करोड़ों रुपए दे रहे हैं पर पानी पीने वाले लोग नहीं है क्योंकि वहां पर बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा है, गांव की जनसंख्या कम हो रही है। स्कूलों में हर ग्राम पंचायत में 5-5 7-7 स्कूल है, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं, और 5-5 7-7 करोड़ रुपए एक ग्राम पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में हर साल खर्च हो रहे हैं। पर वहाँ के लोग प्राइवेट स्कूलों में टाई पहनकर इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और हमारी संस्कृति को खत्म होने का काम हो रहा है। उसके प्रति लोगों की जागरूकता नहीं है। आप लोग भी इस पर आगे आए, हम एक अच्छे देश का निर्माण हमारे गांव के माध्यम से करें। फिर आपको पद्मश्री जैसे सम्मान भी मिलेंगे, केबीसी में जाने का अवसर भी मिलेगा। मैंने तो कभी कोई
किसी पुरस्कार के लिए आवेदन नहीं किया। आवेदन पुरस्कार देने वाले लोग ये समझे कि हम यहाँ पर सम्मानित करके हमारे पुरस्कार का सम्मान बढ़ाएंगे। आज बहुत सारे फिल्मी एक्टर भी उस पर काम कर रहे हैं। जो काम स्वामी रामदेव जी ने शुरू किया था वो आज पूरे गांव गांव, हम तो एक माध्यम में, आप लोगों के बाद में हम आपसे सीख कर काम करते हैं, हम पतंजलि की टीम से सीख कर काम करते हैं। ये तो बड़ा सौभाग्यशाली हूं मैं कि आपके सामने बैठकर बात करने का अवसर मिल रहा है। बाकी हम लोग आपसे सीख कर काम करते हैं कि कैसे प्राकृतिक आधारित रोजगार मिले, कैसे स्वरोजगार मिले, कैसे पराश्रित नहीं रहे, गांव आत्मनिर्भर हो, गांव पानीदार हो, गांव के लोग आपसी भाईचारा हो। स्वामी रामदेव जी को हम बहुत लंबे समय से सुनते आए और उसी का असर है कि आज हमारा गांव भी उस पैटर्न पर चल रहा है। हो सकता है हम बहुत दूर हो, बहुत मुलाकात नहीं हुई हो, पर हमारे विचार एक हैं, हम एक ही क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और इस नाते हम एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के भाई बहन हैं। हम लोग एक दूसरे की कैसे मदद कर सकते हैं, कैसे कामों को सिखा सकते हैं एक दूसरों को, ये काम आप भी कीजिए और हमारे गांव में आइए, हमारे काम को देखिए और वहाँ क्या कमी है, वहाँ और क्या अच्छा किया जा सकता है, वहां का एलोवेरा कहाँ जा सकता है, वहां का आंवला कहाँ जा सकता है, वहां का बांस कहाँ जा सकता है, इसके माध्यम से वहां के लोगों को आय कैसे बढ़ सकती हो। क्योंकि जब तक वो मार्केटिंग नहीं होगी, मार्केट में नहीं जाएगा, तो फिर किसान हतोत्साहित होगा। तो इस तरह के काम अगर आप लोग करते हैं तो एक गांव से दूसरे गांव में रोजगार के अवसर ज्यादा उपलब्ध होंगे। आप लोगों के साथ बात करके मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आप इतनी अच्छी टीम से मेरी बात हो रही है। मेरी 4-5 दिन से लंबे समय से मेरे फोन आ रहे हैं, क्या नाम उनका, मध्य प्रदेश से मैं नाम, सर बने सिंह आर्य बोल रहा था जी। जी, बने सिंह आर्य, मध्य प्रदेश से। हाँ बने सिंह जी का मुझे फोन आ रहा था कि बने मैं भाई साहब आपको एक बात हो हफ्ते जाने, से मैंने कहा साहब मैं कर बहुत रहा था। भाग्यशाली हूं, पर समय नहीं था, मैं महाराष्ट्र दौरे पर था, कुछ गाँव किसानों के जी वहाँ जी जी भ्रमण पर निकला था। वहाँ महाराष्ट्र में भी कुछ विधायक और कुछ सरपंच बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के शरद पवार के परिवार के लोग मेरे गांव में 40 सरपंचों को लेकर आए आए थे। अप्पा पवार जी की बहू है सुनंदा पवार जी, उनका बेटा विधायक है करजत जामखेड़ से, वो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, वहां उस दौरे पर था मैं। फिर सरसंघचालक जी के साथ सीखने का अवसर मिला, उनके साथ, इसलिए मैं समय नहीं दे पाया। पर आज आप लोगों से बने सिंह जी के माध्यम से सबसे मुलाकात हो रही है, तो बने सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार। बने सिंह जी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब जी लोगों का जी बहुत नमस्कार आभार कि आज मुझे इस लायक समझा कि मैं आपसे बात कर सकूं। बहुत धन्यवाद। जी जी आदरणीय। ये एक जो विषय, जैसे आप लोगों को ये प्रेरणा कहाँ से मिली? आपका गांव पूरा पलायन कर चुका था, आप स्वयं भी पलायन कर चुके थे, तो ये विचार आपके मन में कैसे आए, इसके बारे अब में थोड़ा सा मैं मजदूरी के लिए बाहर गया और बाहर जाने के बाद मुझे लगा कि मेरा गांव, जो सम्मान मुझे मेरे गांव में मिलता है, जो विश्वास गांव, मेरे गांव के लोग मुझ पर करते हैं, वो दूसरे राज्यों और दूसरे जिलों में नहीं हो सकता है। जब मैं गांव में शादी के बाद मेरे गांव में आया और मैं मेरे देवी देवताओं के देवरों पर धोख लगने के लिए आया जोड़े से, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे वापस यहाँ से नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा। तब से मैं पिछले 32-35 साल से गांव के कामों में लगा हूँ और काम कर रहा हूँ। और प्रेरणा मुझे स्वामी रामदेव जी जैसे व्यक्तित्व से मिलती है। रामदेव जी भी है, अन्ना हजारे भी है, और लोग भी है जो ग्रामीण विकास पर प्राकृतिक आदर्श, स्वामी रामदेव जी ने आज योग को और आज देशी व्यवस्थाओं को जगाने का काम किया है, वो हमारे सबके प्रेरणा स्रोत है। हम और किसी का नाम ले ले अलग चीज है, बाकी स्वामी रामदेव जी से बड़ा हमारे लिए कोई महापुरुष प्रेरणा स्रोत नहीं हो सकता है। वही हमारे प्रेरणा स्रोत है जिनको देखकर, उनसे सीख कर हम लोग काम कर रहे हैं। जी जी बहुत सुंदर। प्रभारी महोदय संचालन करें मैं मंच को। बहुत बहुत आज सुन करके, माननीय चीफ गेस्ट महोदय को सुन करके, और इतनी मुझे शांति मिली कि आपने जो है, जो गांव हमारा उद्देश्य है, दैनिक योगाहार कार्यक्रम जो लगातार 667 दिन से चल रहा है, और कोरोना काल से यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है अनवरत बिना रुके। और ये आज परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी के बारे में, आदरणीय हमारे परम आदरणीय अन्ना हजारे जी के बारे में से आपने प्रेरणा लेकर के आदर्श ग्राम की योजना का जो बात कही है, आदर्श ग्राम कैसे बने, ये परम पूज्य स्वामी जी का प्रयास रहा है। और एक गांव का व्यक्ति, एक किसान ही किसान का हित सोच सकता है, उसके बारे में जान सकता है।
परम पूज्य स्वामी जी कहते हैं मैं गांव का व्यक्ति हूँ, गरीब परिवार का हूँ, इसलिए मैं गांव की एक एक बात को जानता हूँ, एक एक आवश्यकता को जानता हूँ, एक एक गरीब व्यक्ति की बात को जानता हूँ। जो गांव का व्यक्ति गांव से निकल के आएगा वो गांव की बात जानेगा। वही परम पूज्य स्वामी जी ने आज आदर्श ग्राम योजना बनाई है, हर गांव हमारा आदर्श हो। और आप जैसे महान पुरुष जो आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हम सब प्रेरणा लेंगे आपसे। और मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधा हरिद्वार चलता हूं और पतंजलि योगपीठ से हमारे आदरणीय पवन कुमार जी जो किसानों के लिए पूरे भारतवर्ष में उनके कल्याण के लिए प्राकृतिक जैविक खेती का अभियान, आदर्श ग्राम अभियान का उन्होंने जैविक निर्मल ग्राम अभियान की जो परिकल्पना की है, मैं उनको आमंत्रित करता हूं, क्योंकि उन्होंने आदर्श ग्राम बनाने में बहुत काम किया है और उनका अनुभव भी है। और मैं चाहूंगा कि वो आए और आपसे संवाद करने का कष्ट करें। आदरणीय पवन कुमार जी, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से सादर जी, सबको बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी श्याम सुंदर जी, आपको बहुत अभिनंदन। आपकी बात सुन करके और आपके अनुभव सुन करके, आपकी उपलब्धियों को जान करके हम सब लोग बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं, क्योंकि आपने जो किया है उससे बहुत सारे लोग प्रेरणा कर रहे हैं। जब आप अपना उद्बोधन दे रहे थे, मैं फटाफट गूगल में गया और मैंने आपके गांव को देखा और मैं भी वहीं पहुंच गया। और मैंने देखा कि वहां पर कितने सारे आर्टिकल्स अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के, अलग अलग संस्थानों के, इतने सारे वीडियोस उसमें वहां पर पड़े हुए हैं। तो जब मुझे थोड़ा अभी इसके बाद समय मिलेगा तो उसको भी देखेंगे और आपके बारे में और जानने का प्रयास करेंगे। आपकी भी फोटो भी देखी मैंने, पेड़ को गले लगाते हुए। तो हमारे एक जो है ना, उत्तराखंड में हमारा जो चिपको आंदोलन है, उससे भी बातें हमारी समझ में आई। और ये वाकई में तो ये राजस्थान से शुरुआत हुई थी, आज से कई 100 वर्ष पहले। जो राजस्थान में जो चिपक, पेड़ों से चिपक अमृता देवी विश्नोई ने करके शुरू किया था। अ, अमृता देवी विश्नोई ने शुरू किया था। जी जी जी, वहां पर जो शुरू किया था उसकी भी बातें, मतलब उसकी भी यादें ताजा हो गई आपके जो लिखा हुआ है, वीडियोस हैं, उसको देख करके। तो आपका बहुत सुंदर काम दिख रहा है और आपके पीछे जितने भी आपकी उपलब्धियां हैं वो भी हमें दिखाई दे रही हैं, जो दीवार में टंगी हुई। बहुत सुंदर, हमारे लिए बहुत गर्व की बात। पतंजलि का आपने इतनी बार नाम लिया, हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि आप इस तरह से कर रहे हैं। और वाकई हम अगर किसी गांव के परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं तो आपने कितना अच्छे तरीके से बताया कि हमें सीमेंट कंक्रीट के बारे में नहीं करना है। वो तो हमें पहले नागरिक जब तक के नहीं बनेगा, जब तक के वो आदर्श नागरिक नहीं बनेगा, तो गांव कहाँ का आदर्श बनेगा। कोई बिल्डिंग बना करके, कोई स्ट्रक्चर बना करके, वो स्ट्रक्चर तो रह सकता है लेकिन आत्मा नहीं रह सकती है। आत्मा जो है वो मनुष्यों से ही आएगी। और इसके लिए आपने जो कार्य किया उसके लिए हम सब लोग बहुत बहुत मतलब मन में एक उल्लास है, सबके मन में एक खुशी है। हम सब लोग बहुत अनुभूत हो रहे हैं, अभिभूत हो रहे हैं कि काश हम भी ऐसा ही करें। हम भी प्रेरणा ले रहे हैं कि हमें भी मौका मिले तो हम भी ऐसा करें, आपके जैसा ही करें। और भी जो चीजें हो सकती हैं उसको करने का प्रयास करें। तो इस अनुभव में जब हम गांव के विभिन्न आयामों के ऊपर आपने बातचीत की, विभिन्न जो हमारे तंत्र है, उसको, तंत्र को आपने सुधारने के ऊपर बातचीत की, बहुत ही सुंदर। क्योंकि जब तक के ये जो ताना बाना है गाँव का, किसी भी जगह का, ये जब तक ये ताना बाना मजबूत नहीं होगा तब तक के वो तंत्र मजबूत नहीं होगा। तो उस तंत्र को आपने मजबूत किया है, वहाँ की महिलाओं को आपने सशक्त किया है, उनको उद्यमिता के रास्ते पर लगाया है। हर एक कन्या के जब जन्म होता है तो उसमें 111 पौधे आप लगाते हैं, गांव के लोग लगाते हैं। तो कितना सुंदर तंत्र अपने आप ही अच्छा बन जाता है कि वो यादें रह हो जाती हैं, वो चीजें उसकी आत्मा से मिल जाती है। तो यही आत्मा से ही हमारा नागरिक बेहतर बनता है। उसको एक इसकी एक बिलोंगिंग होती है, उसको एक अपने जड़ से उसका एक कनेक्शन होता है और फिर ये जीवन पर्यंत होता रहता है। इस मंच के माध्यम से भी हमारे उत्तराखंड के भी एक साथी आए थे जो कि इसी तरह से उन्होंने, जब शादी होती है तब शादी के अवसर पर वो पति पत्नी जा करके अपने गांव में, महिला के गांव में जा करके पौधारोपण, उसको मैती आंदोलन कहते हैं यहाँ पर, उत्तराखंड का मैती आंदोलन, उसके भी जो वो थे वो भी इस मंच पर आकर के उन्होंने भी अपने विचार दिए। लेकिन हर चीज को, हम गांव को
जब तक के प्राकृतिक रूप से और उसमें उद्यमिता के साथ नहीं जोड़ते हैं, तब तक के मुझे लगता है कि वो चीजें अधूरी हो जाती हैं। और इसमें महिलाओं की भागीदारी बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने दिखाया है कि वो अपने छोटे छोटे उद्यम बना करके प्राकृतिक खेती के ऊपर या प्राकृतिक वृक्षों के ऊपर आधारित जो उद्यम है उसके ऊपर आधारित जब वो काम कर रही हैं, तो उनको बहुत अच्छा तरह से एक तो एंगेज रहती हैं, कुछ उनका जो संसाधन है उसका उपयोग हो जाता है और साथ ही उसका एक फायदा भी होता है। मुझे लगता है कि अब आगे जैसा आपके गांव में हो रहा है, तो आप वहां पर जो टूरिज्म है, मतलब बाहर से जब लोग आते हैं, चाहे वो भ्रमण के लिए आते हैं, एक टूरिस्ट बन के आते हैं, तो उनको भी जरूर एक आनंद मिलता होगा, उनको भी एक अनुभूति होती होगी। तो इस प्रकार से एक गांव को एक समग्र रूप से देखते हुए उसके जो सारे तंत्र हैं जो बन सकते हैं, जो व्यवस्थित हो सकते हैं, उनको धीरे धीरे पहले व्यवस्थित करना और उसके आधार पर उसमें फिर ग्रोथ करना, उसमें जो चीजें और बढ़ सकती हैं उसको धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। मुझे लगता है कि आप इसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसमें जो हम काम कर रहे हैं, जो एक चीज मैं अभी हमने कार्य शुरू किया है, वो है मिट्टी की जांच का। तो मिट्टी की जांच तो आमतौर से हर एक व्यक्ति की अलग अलग, खेत की अलग अलग होती है, लेकिन हमने इस मिट्टी की जांच को एक गांव स्तर पर वो सारे आंकड़े को इकट्ठा करके अलग अलग न्यूट्रिएंट वाइज गांव का नक्शा बना है। ये बताने के लिए कि गांव के दृष्टिकोण से भी इस मिट्टी को समझना है, इस गांव की मिट्टी सामूहिक रूप से कैसे दिखेगी, अलग अलग न्यूट्रिएंट के ऑर्गेनिक कार्बन उदाहरण के लिए कैसा दिखता है। और उसको हमने कलर कोड किया, उसका एक नक्शा बनाया, बड़ी सी एक बनाई, उसकी स्टैब बनाया, उसका एक चार्ट बनाया बड़ा सा, 6 फुट लंबा, 5 फुट चौड़ा। और उसमें दर्शाया कि हमारे गांव में ये जगह पर मिट्टी हमारी कम है, इसमें जरा सी इसकी गुणवत्ता जरा सी कम हो रही है, तो इसके लिए हमें सामूहिक रूप से कार्य करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे चीजों को हम जब डाटा को गांव के समक्ष रखते हैं, लोगों के समक्ष रखते हैं, तो धीरे धीरे उनकी समझ विकसित होती है कि हमें इसमें कार्य करने की जरूरत है। तो ऐसा कुछ छोटे छोटे प्रयास करने की जरूरत है। इसी प्रकार से निर्मल ग्राम का अगर हम 100% अपने जो मानव बल है उसका हम उसको करें, भारत सरकार का ऑलरेडी कार्यक्रम उसमें चल रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कार्यक्रम अच्छी तरह से चल रहा है, कई जगह पर हुआ है। मैंने भी इसमें कई गाँव में काम किया है कई वर्ष पहले, और उनको पूर्ण रूप से शौचालय निर्माण का कार्य। इसी प्रकार से हमें लगता है कि जितना भी लाइव स्टॉक का वेस्ट है, वो कोई भी गोबर है, उसका भी सेफ डिस्पोजल होना बहुत जरूरी है। और उसको भी उसके लिए खाद के कंपोस्ट के गड्ढे बनाना या अब जीवामृत बनाना या घन जीवामृत बनाना, उसका सेफ डिस्पोजल हो जाना चाहिए। तो जो भी चीजें हमारे लिए वेस्ट है, उसको एक संसाधन की तरफ हम इसको एक बना सकते हैं कि उसका सदुपयोग हो जाए। और जो चीजें हमारे काम की हैं, उसका सदुपयोग करके उसको उसके माध्यम से उद्यमिता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा करके हम गांव के जो तंत्र है उसको जब तक ये मजबूत नहीं करेंगे, तब तक ये हमारे स्टैंड अलोन इंटरवेंशन ही रहते हैं, वो एक ही घटक में होते हैं। अब उसका दूसरे घटक पर क्या प्रभाव पड़ा या उसने किसी दूसरे घटक पर क्या प्रभाव दिया, सकारात्मक या नकारात्मक, उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रहती। और यही हमारी विडंबना है कि हमारे विभाग अपने अपने नैरो उसके पर्सपेक्टिव से ही काम कर पाते हैं, समग्र रूप से काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन समग्र रूप से जो काम करने की शायद मुझे लगता है कि जिम्मेदारी है वो वहाँ के प्रधान की, वहाँ के वार्ड मेंबर्स की, वहाँ के जनप्रतिनिधियों की, वहाँ के स्वयं सहायता समूह की, वहाँ के एफपीओ के, यानी कि जनमानस आधारित जब तक ये काम नहीं होगा तब तक के हम उसको ऐसे ही अलग अलग टुकड़ों में देखते चले जाते हैं। तो ऐसे करते हुए हम आगे अपने गांव को बहुत सुंदर बना सकते हैं, आदर्श बना सकते हैं। और आपके द्वारा ये कार्य है हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और आपका संदेश आगे भी मैं पहुंचाऊंगा। आपने आज इतनी बार हमारे स्वामी जी और हमारे संगठन के बारे में बातचीत की, ये हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। और इस प्रकार से हम लोग साथ मिल करके जहां पर भी ऐसी संभावना होती है, थोड़ी सी भी संभावना है, तो लोग छोटे छोटे कदम उठा करके आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं। ये काम को करने में समय लगता है, काफी मेहनत भी लगती है, थोड़ा सा संयम भी रखना पड़ता है, तो लेकिन असंभव नहीं है। मुझे लगता है कि हम इस दिशा की तरफ बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं।
और हम यह भी प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारे गांव पूर्ण रूप से प्राकृतिक या जैविक या प्राकृतिक जैविक खेती की तरफ कैसे बढ़े। तो गांव हमारे कई आयामों में आदर्श ग्राम की तरफ बढ़े। ओपन डिफिकेशन फ्री आदर्श ग्राम बन गया, आपका प्राकृतिक जैविक खेती के आदर्श ग्राम बन गए, आपके अन्य तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हो गया, उद्यमिता के क्षेत्र में हो गया, महिला और बच्चियों के पढ़ाई के क्षेत्र में हो गया, नशा मुक्ति के क्षेत्र में हो गया। तो ऐसे आयामों पर, अलग अलग आयामों को समझते हुए वहां पर कार्य करने की जरूरत है। ऐसा उसके लिए सबको साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा, अपने अनुभव बांटने पड़ेंगे, एक दूसरे को सीखना, एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे को समझना और सहयोग लेने की भावना के साथ काम करने की जरूरत पड़ेगी। ऐसा मेरा विचार है। आपका पुनः एक बार बहुत अभिनंदन। और आज की हमारी जो योग शिक्षिका है महानंदा जी, उनका भी बहुत अभिनंदन। आज उन्होंने इतना सुंदर योग कराया, इतना बढ़िया तरीके से लगा। उनकी स्पीड कई बार तो इतनी तेजी थी कि हम तो आपकी स्पीड के बराबर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अपनी स्पीड से तो चल ही रहे थे। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपका नमस्कार, आप सबको प्रणाम, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय पवन सर जी। हमारे दैनिक निर्वाह कार्यक्रम इनके नेतृत्व मार्गदर्शन में चल रहा है। और आदरणीय पवन कुमार जी हमारे परम सिद्धि आचार्य जी के द्वारा जो कृषि के क्षेत्र में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनका सबका संचालन इनके निर्देशन में चल रहा है। हमारे सदन में बहुत किसान और वैज्ञानिक और योग शिक्षक, साधक, समाज सेवी, वैद्य, सभी प्रकार के व्यक्ति विद्यमान हैं और सबके हैंड रीच हो रहे हैं। माननीय जी का से संवाद करने के सब लोग इच्छुक हैं। मैं बिल्कुल सबको आमंत्रित करूंगा। मैं एक एक से आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हमारे चीफ गेस्ट महोदय का अनुभव प्राप्त करें। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, अपने परिचय के साथ आप अपनी बात रखें। जी ओम, सदन को नमन। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। साथ में हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने जो आदर्श ग्राम की परिकल्पना प्रस्तुत की वो तो बहुत अति उत्तम है। मेरा शिक्षा के क्षेत्र में जो वो काम कर रहे हैं उसके संबंध में, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि ये एक सोशल स्टेटस बन गया है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए, और सारे स्कूल जो आपने कहा निश्चित रूप से गांव के स्कूल जो है वो बच्चों वहां से हट रहे हैं, अनुपस्थित हो रहे हैं और स्कूल बंद होने के कगार पर आ रहे हैं। इसमें सुधार की गुंजाइश है। तो लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया जाए कि वो पुनः अपने उन्हीं स्कूल की ओर लौटें। जी ओ, आपका कैसा प्रयास रहा इसमें? उनके नेटवर्क स्लो है। जी आप मेरा प्रश्न सुन पाए? जी थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी। जी सर, मेरा प्रश्न ये है कि आपने जो हमारे जो सोशल स्टेटस एक बन गया है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजो, प्राइवेट उसका जवाब ये है कि मैंने खुद पर प्रयोग किया है। मैं 15 अगस्त को किसी प्राइवेट स्कूल में मुझे गांव का सरपंच होने के नाते अतिथि के रूप में बुलाया गया, और जब मैंने वहां झंडारोहण किया और उसके बाद चाय नाश्ते की व्यवस्था पर हम गए तो वहां देखा कि टॉयलेट नहीं है, वहां बच्चों के खेल मैदान नहीं है, बच्चों को 8वीं पास टीचर पढ़ा रहे हैं। तो मैंने उसी मंच पर ये कहा कि अगले साल अपन प्राइवेट स्कूल में मिलेंगे, सरकारी स्कूल में मिलेंगे बच्चों। जो हमारे सामुदायिक भवन में सरकारी प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, हमारे 10वीं पास टीचर हमको पढ़ा रहे हैं, ये नहीं, हमें आरपीएससी से आए हुए अध्यापकों से पढ़ना है, सरकारी मापदंडों पर खरे उतरने वाले गुरुजनों से हमें पढ़ना है। मेरे गांव का हर व्यक्ति, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, वो जनप्रतिनिधि हो, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा। तो सरकारी स्कूलों में अच्छे फर्नीचर हो, अच्छे बोर्ड हो, अच्छे कंप्यूटर हो, अच्छे टॉयलेट हो, अच्छा किचन हो, अच्छे रख रखाव की व्यवस्था हो। और मेरी तो शुरुआत ही गुरुदेव इस पर हुई है कि मैं सबसे पहले मेरे स्कूल के प्रधान अध्यापक जी ने मुझे विद्यालय विकास समिति का अध्यक्ष बनाकर मेरा उपयोग किया, जिसे मैंने गांव में
सभी बच्चों के, गरीब बच्चों की कटिंग, गांव के सभी कटिंग करने वाले लोगों ने बच्चों की कटिंग करेंगे, बच्चों के नाखून कटेंगे, बच्चों के साबुन से हाथ धुलेंगे। और हम गांव के बच्चों का, गरीब बच्चों को ये कहा कि कल आप कपड़े साफ सुथरे पहन कर आएंगे, ना कर आएंगे नहीं तो आपके कपड़े हम स्कूल में धोएंगे। स्कूल के अध्यापकों का समय से पहले आना और समय के बाद जाना, ये निश्चित सुनिश्चित करवाया कि नहीं, आपका परिवार इससे चल रहा है तो फिर इसके प्रति आपको जिम्मेदार रहना पड़ेगा। जी जी स्कूलों में जो सरकारी संसाधन, स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जो संसाधन है उससे भी ज्यादा संसाधन हमारे सरकारी स्कूलों में हो, क्योंकि सरकार से बड़ा कोई पैसे वाला नहीं है प्राइवेट स्कूल वाला, चाहे कितना भी बड़ा पैसे वाला हो सकता है, पर वो हमारी सरकार से ज्यादा पैसे वाला नहीं हो सकता है, सरकार से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता है, और सरकार हमारी, हम बनाते हैं सरकार। तो फिर इस तरह के माहौल बनाकर हम लोगों ने स्कूल में काम किया, और स्कूलों में अच्छी स्ट्रेंथ है, अच्छी छात्र संख्या है, अच्छा माहौल है, और लोग समझते हैं कि सरकारी स्कूल हमारे लिए बना है। हमारी ग्राम पंचायत में 2 12वीं की स्कूल है, 6 8वीं की स्कूल है, 6 आंगनवाड़ी केंद्र है, हर घर में नल से पानी आता है। और रही जी ओपन डेफिकेशन, पवन जी सर ने आदेशित किया था कि ओपन डेफिकेशन, निर्मल ग्राम, भाई साहब हमने 2005 में ही इस पर सबसे पहले काम किया था, और 2007 में हमें अब्दुल कलाम साहब के हाथों सम्मानित होने का अवसर मिला था उस समय। और आज हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति, महिला पुरुष, कोई भी खुले में शौच नहीं करता है। वो ये समझता है कि गांव में खुले में शौच से क्या नुकसान होते हैं। गांव में पशु मल का उपयोग किस तरह से कंपोस्ट पीट बनाकर उसका किया जाए, गांव में ठोस कचरे का निस्तारण किस तरह से हो, तरल कचरे का निस्तारण किस तरह से हो, इन सब पहलुओं पर हम लोगों ने 2005 से अभी तक काम कर रहे हैं। उसका बड़ा असर दिख रहा है, गांव में कोई बीमार नहीं दिखता है, गांव में कुपोषण नहीं दिखता है, गांव के लोगों के स्वास्थ्य पर बड़ा असर इस पर दिखता है। गांव में वेस्ट मैनेजमेंट पर काम चल रहा है कि वेस्ट को कैसे हम लोग उपयोग में ले सकें, इस तरह के काम वहां पर चल रहे हैं, और उसका असर दिख रहा है, तभी आप लोगों के बीच में आने का अवसर मिल रहा है। जी ओम सर, जी ओम ओम। धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, चूंकि रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, आपने अपनी शिक्षा के संबंध में सवाल किया। और मैं आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपना संवाद आदरणीय महोदय से करें। धन्यवाद मुनिलाल जी, आज की कक्षा बहुत अच्छी रही, योग की भी। और हमारे अभी जो मुख्य अतिथि जी है, उन्होंने जो गांव निर्माण की योजना बनवाई और उसका अमल किया, और वो जो काम कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। 2 बिंदुओं पे विशेष मुझे बहुत अच्छी बात लगी। पहला तो उन्होंने हर कन्या के जन्म के नाते जो वृक्षारोपण का व्रत लिया है, बहुत ही सराहनीय व्रत है, और 4 लाख उन्होंने वृक्ष निर्माण कर दिए, और उसका मल्टीप्लिकेशन हो ही रहा और एक परंपरा बन गई है। बहुत अच्छा काम है। रामदेव बाबा जी से उन्होंने प्रेरणा लेके जो काम चल रहा है, और फिर उसमें जितने भी रचनात्मक कार्यकर्ता है उनका सबका सहयोग वो ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एक विशेष बिंदु जिस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो उन्होंने पहल की है कि बहुत विरली है, नई है, और जो होने की जरूरत है, ऐसा मैं इस मंच पे कई बार बोल चुका हूँ। उसका अमल उन्होंने जो किया है वह है कि उनके गांव में जो 2 रुपया 3 रुपया किलो का गेहूं आता है या चावल आता है, और जो केमिकल युक्त होता है, उसको नहीं खाना चाहिए, ऐसा वो लोगों को जो समझाते हैं, वो बहुत ही अच्छी पहल है। वह अतिथि महोदय जी से एक अनुरोध करना चाहता हूँ, या उस संदर्भ में मेरी बात जो मैंने कई बार रखी, कई मंचों पे रखी है, उसी को थोड़ा बतलाना चाहता हूँ कि महोदय, आपका गांव में बहुत अच्छा काम चल रहा है, लोग सुनते हैं। स्कूल कॉलेज, यानी अभी चर्चा में पता चला कि बहुत बड़ा गांव है, जिसमें 2 कॉलेजेस है और इतनी सारी स्कूल्स है। मतलब बच्चों की और महिलाओं की, बाकी सबकी संख्या बहुत जोरदार है, बहुत, मतलब जिसको हम बोलेंगे कि बड़ा गांव है। तो ऐसे गांव के लोग, ऐसी गांव की महिलाएं, ऐसे गांव के स्कूल के बच्चे, वो ये सब यदि यह प्रण कर लेते हैं कि भाई हमको स्कूल में मिलने वाली खिचड़ी हम केमिकल के चावल की नहीं खाएंगे, ऐसा एक प्रण कर लेते हैं, और इसका विज्ञापन वो देते हैं, चाहे अपने स्कूल में दे या अपने आपके जो विधायक हो उनको देवे,
तो एक इतना बड़ा एक जिसको हम इस मंच पे 8-10 दिन से सोच रहे हैं कि जन आंदोलन, तो ये जन आंदोलन बनने वाली प्रक्रिया हो जाती है कि भाई गांव के बच्चे, गांव की महिलाएं हम बोले कि भाई ये जो कैंसर वाला गेहूं आ रहा है, कैंसर वाला चावल आ रहा है, हम इसकी खिचड़ी नहीं खाएंगे, हम हमारे बच्चों को नहीं देंगे। इस तरह का एक भी छोटी सी पहल जो आप कर ही रहे हो, लेकिन इसको आंदोलन के जरिए अगर हो जाता है, उसका कुछ करना नहीं है। सरकार के खिलाफ कोई नारेबाजी करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस सरकार को अच्छे सुझाव देना ये भी नागरिकों का काम होता है। आपके ही वक्तव्य से आया है, तो निश्चित रूप से इसकी एक सामूहिक पहल यदि हो जाए कि भाई इससे जो स्कूल कॉलेज में भेजा जाने वाला या आंगनवाड़ी या स्कूलों में भेजा जाने वाला जो चावल है वो विष मुक्त रहे। हम विषैले चावल की खिचड़ी हम नहीं खाएंगे। इस तरह से अगर सामूहिक पहल हो जाती है, उसका चाहे ईमेल बोलो, उसका एसएमएस बोलो, उसका पोस्ट कार्ड बोलो, या रिटर्न विज्ञापन हो, अपने अपने स्कूलों के माध्यम से, महिला गठों के माध्यम से यदि दिया जाता है, तो निश्चित उसका प्रभाव बहुत अच्छा बनेगा। और आपके और हमारे सबके मन में जो है कि ये विषैला खाने से जो कैंसर और आदि सभी रोगों की जो भरमार हो रही है, उसको रोकने में बहुत मदद मिलेगी, ऐसा मुझे अभी लगा। इसलिए मैंने मेरा वक्तव्य हो सकता है वक्तव्य रख दिया। उसमें अलग अलग राय हो सकती है, इस पर यदि आप प्रकाश डाले तो जरा अच्छा लगेगा सदन के लिए भी, और हमारी भी अगर समझदारी थोड़ी दुरुस्त करने की होंगी तो उस बारे में भी आप बोल सकते हैं। हम गलत भी हो सकते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है, तो कृपया इस पर प्रकाश डाले। धन्यवाद। श्रीमान जी, मैं आपकी बात, आपने तो मेरी आंखें खोल दी है कि वास्तव में बच्चों में जो हमारा आने वाला भविष्य है, हमारे देश को चलाने वाले, हमारे गांव को चलाने वाले जो बच्चे हैं, वही अगर वो कुपोषित हो जाएंगे, उनको रसायन वाला भोजन मिल रहा है, पोषाहार मिल रहा है, मिड डे मील मिल रहा है, उसको रोकने पर मेरे दिमाग में अभी एक बात निकल कर आई है कि मिलेट्स, मोटे अनाज बच्चों तक नाश्ते में और बच्चों के पोषाहार में कैसे पहुंचे, इस पर मैं आज से ही काम शुरू करूंगा। मैं मेरे जीवन में इस बात को उतार रहा हूं कि हम बच्चों को उस केमिकल वाली पोषाहार से निकालकर हम मिलेट्स की तरफ ले जाने का काम करेंगे। जो प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी भी मिलेट्स को, मोटे अनाज पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं। ये किया जा सकता है और हम निश्चित तौर पर इस पर काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी का जो सुझाव, और हमारे आदरणीय पालीवाल साहब ने जो आज कहा है कि हम मोटे अनाज के लिए, हम अपने बच्चों के लिए मिशन में लग जाएंगे। भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब, इन सब का अभियान है कि हमारे मोटे अनाज किसान के खेत तक पहुँचे, उनको बीज उपलब्ध कराएं और फिर से पुनः हम वो अनाज का उगाएं और उनका सेवन करें। मैं बता देना चाहता हूं आदरणीय पालीवाल साहब, अभी हमारे मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने एक 15-15 किलो एक एक छात्र को मूंग वितरण की थी। और वो मूंग की स्थिति ये है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कि 4 बार कोरोजिन डाला जाता है मूंग में। कोरोजिन का छिड़काव करने के बाद, कोरोजिन एक टोटल जहर है, आप कहीं भी देख लें, उस पर गूगल पे सर्च कर लें, कोरोजिन एक जहर है। और उस जहर को मूंग पे डाला गया और डाल करके मूंग पे, अब उस मूंग जब जैविक बने नहीं है, प्राकृतिक जब मूंग पैदा ही नहीं हो रही है, तो इतनी मूंग सारी कहाँ से आ जाएगी। अब उसमें कोई भी एजेंसी, कोई भी कंपनी उसको प्रमाणित कर दे कि ये जैविक है, तो हम नहीं मानते। हमने ट्विटर पर लिखा कि जो है ये गलत है और बच्चों के प्राणघात के लिए बहुत ही। अब वो उस पर बाद में रिपोर्ट आई कि वो जैविक थी, उसकी रिपोर्ट ले ली गई, लेकिन ये गलत है। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से या सरकार को इस दैनिक युवा कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारा पौष्टिक आहार होता है, जैविक प्राकृतिक खेती, उन किसानों का चयन किया जाए जो किसान ऐसी खेती वो उगा रहे हैं, और उन्हीं का जो है उत्पादन मध्याह्न भोजन के माध्यम से या कहीं वितरित किया जाए। देश में ऐसी व्यवस्था की जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं 2006 से 8 के बीच में हमने हमने निर्मल ग्राम अभियान में काम किया है, स्वच्छता अभियान, जो हमारे उसमें निर्मल ग्राम पुरस्कार मैंने सागर संभाग, हमारा मध्य प्रदेश में 2 जिलों में 2 ग्राम पंचायतों में, संभाग की 3 ग्राम पंचायतों में निर्मल ग्राम पुरस्कार से हमारे ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच को वो पुरस्कार मिला। मैंने एक एनजीओ के माध्यम से उस क्षेत्र में काम किया है।
तो जब उस समय 500 का शौचालय, 525 रुपए पहले, उस समय 600 रुपए मिलते थे। 525 रुपए सरकार देती थी, 125 रुपए, 500 सरकार देती थी, 125 रुपए हितग्राही को देना पड़ता था। फिर 1200 800 रुपए हुआ, फिर 1200, फिर ऐसे हो करके आज, उस समय जब किसान कोई व्यक्ति सोचा, हम टट्टी की बात करते थे तो भाग जाता था दूर, बोले बहुत बोले ये टट्टी वाले आ गए हैं, ऐसा गांव में कहने लगते थे लोग। लेकिन अपन लगे रहे और उसको जो सीट होती है, सीट को गांव में ले गए, उसके जो गोल वो स्लिप गड्ढे ढांकने वाला जो ढक्कन, वो गांव में ही बनवाए हमने, ताकि लोग देखें, कम से कम उपयोग ना करें लेकिन चर्चा तो करें कि लैट्रिन का सामान है, लैट्रिन का सामान है। और चलता चलता आज जो है हर व्यक्ति शौचालय बनवाने के लिए लड़ता है और स्वयं बनवा रहा है। ऐसा अभियान में लगे रहना चाहिए, उसका प्रभाव मिलता है। 20 साल के बाद अब उसका रिजल्ट 100% आ रहा है। जी 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 जी। आज जो है, आज अब प्राकृतिक जैविक खेती और हमारा भारत समृद्ध बने, विश्वगुरु बने। और परम पूज्य स्वामी जी ने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया है, भारत सरकार ने किया है, और परम पूज्य स्वामी जी को उसकी भागडोर दी है। 5 साल में हम आपका जो उद्देश्य है वो पूर्ण होगा। हमारे हर जब मैं स्कूल में पढ़ता था, क्यारी बनाता था, उसमें आलू लगाता था, गेहूं लगाता था, बोता था। आज वह स्थिति सब खत्म हो गई है, पुनः स्थापित होगी अब ऋषि और कृषि परंपरा। हम आप सब इस दैनिक युगवार कार्यक्रम के माध्यम से पतंजलि योगपीठ के परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी के इस अभियान में लगे रहें तो निश्चित है कि हम सब सफल होंगे। हमारे आदर्श परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्ध आचार्य जी और परम आदरणीय अन्ना हजारे जी हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनसे प्रेरणा लेकर के हम काम कर रहे हैं। और मैं अगले वक्ता के रूप में हमारी बहन ऋषिकेश से प्रभा जी जुड़ी हैं, वो उन्होंने हैंड रेज किया है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी संवाद हमारे पालीवाल साहब से करने का कष्ट करें। धन्यवाद भैया जी, सम्मानित आज की हमारी मुख्य अतिथि, और बहुत बहुत धन्यवाद पतंजलि, जिन्होंने हमें एक जीने की दिशा दिखाई है। और मेरा जो सवाल था वो डॉक्टर दुबे जी ने बता दिया है, मतलब रख लिया है सवाल। मैं भी सेम वही चीज पूछना चाह रही थी। जैसे हमारे आंगनवाड़ी हैं, हमारे प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे जो बच्चों को पोषण अभियान जो चलता है, स्कूलों में दिया जाता है, तो उसकी जो गुणवत्ता है उसकी कैसे जांच करें? उन्हें सही चीज मिल रही है, नहीं मिल रही है? जितना भी स्कूलों में आ रहा है सब धंधलेबाजी तो होती है इसमें। बच्चों को सही पोषण, सही शिक्षा, ये हमारा भविष्य है। जिस तरह से एक छोटे पेड़ होते हैं, नर्सरी के रूप में हम पेड़ लगाते हैं, उसी तरह से हमारे बच्चे, जब मानव शरीर जो है बहुत दुर्लभ है, तो किस तरह से हम स्कूलों में और आंगनबाड़ियों में इस चीज की जांच कर सकते हैं कि बच्चों को जो आहार दिया जा रहा है वो सही है? किस तरह हम उसकी जांच कर सकते हैं? जी दीदी, मेरा पूरा नियम ये रहा है कि मैं गांव में सवेरे बच्चों के साथ बैठकर पोषाहार, मेरे श्रीमती जी भी गांव के सरपंच हैं, हम लोग जाते हैं आंगनवाड़ियों में, स्कूलों में, बच्चों के साथ पोषाहार का नाश्ता करते हैं। इससे वहाँ की सफाई व्यवस्था, दूसरी व्यवस्थाएं भी ठीक होती है, और वहाँ का पोषाहार भी बनाने वाला, एक पोषाहार वितरण करने वाला व्यक्ति जो है वो क्वालिटी का पूरा ध्यान रखता है, और हम लोग उस पर पूरा फोकस रखते हैं। गांव में सहजन के पौधे हो, गांव में प्राकृतिक खेती हो, इस पर हम बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, और आज बहुत सारे लोग इस पर काम कर रहे हैं। जो स्वामी रामदेव जी ने अलग जगह थी, परम श्रद्धेय आचार्य जी जो व्यक्तित्व देते हैं उसको हम सुनते हैं और उसका असर दिखता है। काम भी करते ही है, पर जो काम करने वाले लोग हैं वो मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस करते हैं, और मार्गदर्शन पतंजलि से होता है। कि हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि मार्गदर्शन करने वाले, मार्गदर्शन बताने वाले लोग आप हैं। धन्यवाद आदरणीय बहन प्रभा जी। और मैं चाहूंगा, मैं लिखता हूँ पतंजलि भारत का भविष्य है, और मैं तो इसी का भगवान परम पूज्य स्वामी जी को लिखता हूँ। मैंने अभी चर्चा की, मैं
अभी जनवरी में प्रभु स्वामी जी के साथ जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, मैंने कहा मैं गुरुदेव मैं आपको लिखता हूँ इस युग के भगवान। हंसने लगे। मैंने कहा मैं ये भी कहता हूँ कि पतंजलि भारत का भविष्य है, क्योंकि आपकी विचारधारा जो देश के लिए है, विश्व में बहुत बहुत संस्थान है, बहुत महान पुरुष है, मगर समाज की और देश की चिंता कोई नहीं कर रहा है। सब अपनी चिंता कर रहे हैं, आप देश की चिंता कर रहे हैं, विश्व की चिंता कर रहे हैं, इसलिए आप महान हैं। और मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी हमारे देहरादून से हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ वो आए और अपने मेरा छोटा सा एक निवेदन है कि स्वास्थ्य के प्रति हम लोग ज्यादा गंभीर नहीं हो पाए हैं। मैं पतंजलि में कुछ दिन रहकर या पतंजलि की टीम के साथ मेरे गांव में योग शिविर हो, इस पर भी आप लोग कैसे हम लोगों का सहयोग कर सकते हैं, ये बड़ी मैं याचक भावना से आप लोगों के सामने आग्रह कर रहा हूँ। जी आपका मैं आज नंबर आपका डला है, मैं तुरंत राज्य प्रभारी जी हमारे पारिक जी हैं विनोद पारिक जी, उनसे संवाद करके और आपसे संवाद करा दूंगा आज अभी। और ये मिशन में जो हमारे जिला के जो योग प्रभारी हैं, योग शिक्षक हैं वहाँ के, और जो योग कक्षाएं जहाँ चल रही हैं उससे आप अवगत हो जाएंगे। और आपका संवाद, चूंकि आप परिवार के सदस्य हैं, आगे आज मैं बात संवाद करूंगा अभी इस कार्यक्रम के बाद। जी आदरणीय दिनेश जी। जी आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही सुंदर लगा कि जिस तरह से योग की कक्षा हुई ऊर्जा के साथ, और जब योग की कक्षा हो रही थी तो मैं अपने गांव में आया हूँ ऊखी मठ केदारनाथ के पास। तो प्रधान जी के साथ मैं देख रहा था, और वहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो हम एक ऊपर टीले में चले गए, फिर वहाँ से मैं घर और लौट आया। और उनके लिए उनको मैंने बताया कि आज हमारे मुख्य अतिथि पालीवाल साहब हैं। सर आपका बहुत नाम सुना था, और हुकुमचंद पाटीदार जी झालावाड़ राजस्थान से हैं। वो भी इस योगाहार मंच के सदस्य हैं और योगाहार कार्यक्रम में आए थे। तो उनसे जब भी चर्चा होती है तो वो सबसे पहले आपका नाम लेते हैं कि गांव की बात करनी हो और स्थायी या लोकल सरकार की बात करनी हो तो आपका नाम आता है। जिस तरह से आपने एक सरपंच रहते हुए और जो मुख्य जिला मुख्यालय हो या प्रदेश मुख्यालय हो, वहां के लोगों तक और पूरे देश भर में संदेश दिया है कि किस तरह से हम प्रशासन करते हैं। और आपकी बात से एक बात और भी स्पष्ट होती है कि प्रशासन दूसरों पे शासन करना नहीं, बल्कि जमीनी तौर पे कार्य करके लोगों को दिखाना और उसमें इन्वॉल्व करना, उसमें लोगों को जोड़ना होता है। तो हम धन्य हुए आज योगाहार के मंच पे आप आए। और मैं इधर केदारनाथ क्षेत्र में हूँ अभी गांव में, और यहीं से ये कोशिश करता हूँ कि यहीं से शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत, कि जो प्रेरणा आप दे रहे हैं वो हम अंगीकार करें और अपने गांव में भी लागू कर सकें। और आदरणीय हमारी श्री पवन सर जी ने बात करी थी कि दर्शन सिंह रावत जी जो मैती आंदोलन में जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, और साथ ही उन्होंने मैती आंदोलन के जरिए वृक्षारोपण, एक शिक्षक होने के बावजूद पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण करने की जो पहल की थी, उसी को हमने अपने गांव में भी अंगीकार किया था। यहाँ पे 1998 में भूस्खलन आ गया था और यहाँ पे पूरे एक भी पेड़ नहीं बचा था हमारे घर के आसपास, लेकिन उसी प्रेरणा से अभी यहाँ पे पूरा जंगल हुआ है। यहाँ पे देवदार के पेड़ हैं, जो संतरा है उसके पेड़ है, बांस के पेड़ हैं, ये हमने लगाया था। तो आप जैसे जो महान भाव होते हैं, बहुत दिव्य आत्माएं होती हैं, वो प्रेरणा आगे बढ़ाती हैं, उनको हम अनुसरण करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे आदरणीय दुबे सर ने भी कहा है कि किस तरह से हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, ये बात भी हम आपसे आपने प्रेरणा दी है। लेकिन एक बात ये है कि हम समय समय पर योगाहार कार्यक्रम करते हैं और योगाहार कार्यक्रम ऑफलाइन करते हैं। तो ऐसा टाइम आएगा कि जब हम आपके गांव में आएंगे और वहां पर आपके गांव में ये कार्यक्रम हो, तो आपसे ये भी निवेदन है कि जब आपके पास समय अपने कार्यों के कारण कम होता है, लेकिन इस मंच पे आप आते रहिएगा, तो हमें सुसुप्त अवस्था से जो हम दूर दराज के किसान हैं वो जागृत होते रहेंगे और पतंजलि के इस अभियान में
और आपके इस अभियान में संयुक्त रूप से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। आपके द्वारा लगभग आप जैसा आज हमारे पालीवाल साहब को बने सिंह जी ने संवाद करके आमंत्रित किया है, इसी प्रकार से हमारे कई और पद्म श्री आदरणीय बन्ने सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन हमारे महापुरुष को, जिन्होंने इतना अच्छा उदाहरण पेश किया है, उनको आप लाए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी जी। अभी हमारे मैंने छत्तीसगढ़ से लाया तो धरती पर कभी से पदार्पण हो गए थे। मेरे लाने की क्या औकात है। जी हाँ, जी हाँ। नहीं नहीं, लेकिन आपने ये प्रकाश एक जो दिया मैं जलाया है नया, बहुत उसके लिए धन्यवाद। दिनों से नंबर ढूंढ रहा था, इन्हों का नंबर कहीं कहीं से ढूंढ करके निकाल करके गूगल पर सर्च किया नंबर, फिर जाकर के संवाद हुआ इन लोगों से। जी बहुत धन्यवाद सर जी, प्रणाम। जी जी जी। आप मेहनत करते रहे, लगे रहे, तो आज आपसे रूबरू हमारा सदन हो रहा है, हम सब हो रहे जी हैं। और ये अब अगर किसी हमारे भाई बहन को कोई संवाद करना है हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय पालीवाल साहब से, तो आप कर सकते हैं। और मैं कोई भी भाई अपना हैंड रीच करके और संवाद कर सकता है। आदरणीय कुलदीप उनियाल जी उत्तराखंड से, आप सादर आमंत्रित हैं और आप हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय से आदर्श ग्राम की परिकल्पना जो आप चल रही है उसके संवाद करने का कष्ट करें। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनको मेरा सादर प्रणाम, और पूरे जो हमारी आज योग कक्षा है सभी को मेरा प्रणाम। अ, आप ये जो आपका जो काम जो आज हमने सुना, पहले भी हमने सुना था आपके बारे में, लेकिन आज जो आप साक्षात हमारे सामने जो आपने जो अपने काम के बारे में जो हमें बताया, मैं तो यही कहूँगा कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप इस काम को अंजाम दे रहे हैं, और पूरी दुनिया में जो है गाँव को पुनर्जीवन देने के लिए जो है आपने एक जो राह अपनी चुनी है, ये इसके लिए बिरले ही लोग हैं जिनको इस तरह का भाग्य मिलता है कि जो इस काम में लग रहे हैं। बहुत ये आज का ज्वलंत विषय है। मैं तो समझता हूँ कि आज पूरी भारतवर्ष में, क्योंकि हमारे गाँवों का अस्तित्व लगातार जो है खत्म होता जा रहा है, और धीरे धीरे जो है हमारे गांव जो है कमजोर पड़ते जा रहे हैं। जो हमारे गांवों की बुनियाद थी स्वावलंबन की, उस स्वावलंबन की बुनियाद लगातार जो है कमजोर होती जा रही है। और आपकी नज़र जो है इस मूल विषय पे पड़ी, इस ज्वलंत विषय पे पड़ी है, और आपने इस काम को आगे बढ़ाने का जो काम किया है, ये एक तरह से पूरे देश के लिए जो है बहुत शुभ संकेत है कि गांवों को पुनर्जीवन देना, गांवों को पुनर्जीवित करने के लिए जो प्रेरणा आप दे रहे हैं, ये बहुत ही जो है मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। और हम लोगों ने भी हम लोग भी सोचते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम भी जो है इस काम में लगें, लेकिन ये अवसर जो है मिलना जो है ये भी एक भाग्य की बात है। और आपने इस काम को चुना है, और जिस तरीके से आप इस काम को कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इससे जो है पूरे देश में जो है जागरूकता बढ़ रही है, और जन जन तक की बात पहुंच रही है कि गांव गांव ही हमारा आधार है, और गांव में ही जो है हमारा भविष्य है। और इन गांवों को पुनर्जीवन अगर हम नहीं देंगे, तो हमारी जो है सामाजिक जो ताना बाना है, आर्थिक ताना बाना है, पारिस्थितिक ताना बाना है, ये सब कमजोर पड़ जाएगा। और अंततः जो है फिर हम जो है एक गर्त में चले जाएंगे। तो ये गांवों को पुनर्जीवन देना जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय ये है। मैं लगातार मैं इस बात को मैं इससे जुड़ा रहा हूँ कि गाँव में काम करने मतलब करते समय हम जल, जमीन, जानवर, जन और जंगल, इन 5 जौ की बात करते थे। इन 5 जौ को मजबूत करने की बात करते थे, इनका अंतर संबंध मजबूत करने की बात करते थे, ताकि हमारे गांव जो है दोबारा से जो है स्वावलंबी बन सके। हमारे यहाँ पे जो है गांव का जो इकोसिस्टम है, जिसको हम कहते हैं कि जो हमारा गांव का जो ताना बाना है, वो जो है मजबूत हो, और हम एक स्वावलंबन की दिशा की तरफ जाएं। तो मुझे तो इस बात से आज काफी बल मिला है कि इसमें इस मूल विषय पे आज बहुत कम लोगों की नजर इस बात पे है, और बहुत कम जैसे कि आपने भी कहा कि सरकारें बहुत सारा पैसा जो है बहा रही हैं गाँव के विकास पे, लेकिन गाँव में हालात कुछ और हैं।
गांव के विकास पे हम जो है पैसा जो जरूर लगा रहे हैं, पर गांव के जो जन है, कहते हैं कि जैसे गांव का आदमी होगा वैसे ही वो गांव होगा, तो उस पे हम लोग जो है काम नहीं कर रहे हैं। जो गांव के जो गांव में जो हमारा आदमी है, जो जन है, उस पे अगर हम काम करें, उसकी जो मानसिक स्थिति, उसका जो सोचने का तरीका है, वो कैसे जो सोच रहा है, तो आज जो सोच रहा है वही जो हम बातें आज कर रहे थे कि हम गांव से भाग रहे हैं, हम जो है प्राइवेट स्कूलों में जो है बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम जो है लगातार जो है गाँव में जो है जो हमारा इकोसिस्टम है वो लगातार, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं, वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। तो इसको जो है मजबूत करने की आज जरूरत है। तो मैं आपका मेरे लिए तो आज जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात रही कि आज दोबारा से मैं इस बात को समझ सका हूँ कि मुझे लगा है कि आज मेरे अंतःकरण में जो है ये बात अंदर तक गई है कि गांव में सोचने के लिए बहुत अधिक लोगों की आज जरूरत है। हमें गांव को पुनर्जीवन देने के लिए बहुत लोगों को लगना पड़ेगा, बहुत संस्थाओं को लगना पड़ेगा, ताकि हम इस देश को दोबारा से जो है एक स्वावलंबी देश की तरफ ले जा सकें। और जो हम विश्व गुरु की हम बात करते हैं, तो विश्व गुरु हम तभी उस सिरमौर हो सकते हैं जब हम की इन गांवों को मजबूत करेंगे। तो ये निश्चित रूप से ये हमारी एक कमजोर कड़ी है कि जो हमारे गांव लगातार कमजोर होते जा रहे हैं, इनको दोबारा से हमें बल देना पड़ेगा। और आप इसके लिए आप जो हैं हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, और आप जिस काम को कर रहे हैं, ये काम जो है एक आज बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूरे देश के लिए है। तो मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपको सादर प्रणाम करता हूँ कि आप इस अलख को सिर्फ अपने गांव तक ही नहीं, बल्कि इसको फैलाएं, इस प्रकाश को फैलाने में जो है मदद करें, ताकि ये पूरा जो प्रकाश जो है पूरे देश में जाए। धन्यवाद, आपका आभार, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आदरणीय कुलदीप निहाल जी। अभी हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड से संवाद हुआ। बिहार से कुमार भवन जी अपना संवाद करने का कष्ट करें। आप अनम्यूट कर लें कुमार जी, भवन जी आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लें, अब आवाज आएगी आपकी। ओम जी, इस ओम। व्यवहार मंच के सभी महानुभाव को मेरा सशक्त नमन। आज का जो हम लोग का चीफ गेस्ट श्याम जी के बारे में जो बहुत मार्मिक बातों को बताया, जो हर भारतीयों को जीवन के लिए बहुमूल्य है, अनुकरणीय है। और जो हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है, जिसका आर्थिक आमदनी में 14% कृषि का योगदान होता है, और भारत की आबादी 75% कृषि पर आधारित है, उसकी स्थिति दयनीय है। और उसको कोई क्या कहें, लेकिन मैं नहीं कर सकता हूँ। हमारे जैसे जैसे श्याम जी जैसे, हमारे स्वामी जय जी जैसे, आचार्य जी जैसे लोग इस अभियान में लगे हुए हैं, तो निश्चित एक दिन हमारा जो गांव है, जो महात्मा गांधी जी कहा करते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, लेकिन भारत की आत्मा अब शहरों में चलती जा रही है। और जो कृषि प्रधान देश होते हुए भी हमारे किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। जो कोई नहीं, लेकिन जो हम लोग कार्य कर रहे हैं जैविक पर, एक हमारा नए खोज कर रहे हैं, लोगों के नए जीवन दे रहे हैं। जितने भी मंच पर जुट रहे हैं लोग, बहुत बहुत उन लोगों को बधाई। और एक मेरा सुझाव है कि यदि जितने भी किसान पतंजलि किसान राज्य प्रभारी हैं, उनको दायित्व कुछ इसके पे भी चर्चाएं कर, बहुत पर नहीं आ रहे हैं। मैं इस मंच माध्यम से कहना चाहता हूँ कि राज्य प्रभारी और किसान प्रभारी इस जोहार मंच पर जुड़ करें। धन्यवाद आदरणीय कुमार भवन जी। मैं आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ महाराष्ट्र से कि वो आए और अपना संवाद आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय से करने का कष्ट करें। आदरणीय रंजना जी। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब, और सदन में सभी को मेरा ओम। आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय श्याम सुंदर जी पालीवाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आज का आपका उद्बोधन रहा, बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी सदन में। बेटी बचाओ, पेड़ और
आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसके बारे में आपने जानकारी दी, जैसे कि एक सरपंच होकर आपने गांव को कैसे समृद्ध किया, इसके बारे में आपने बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। ऐसे ही होना चाहिए। मुझे भी लगता है कि हर एक गांव में सरपंच का अगर ऐसा ही कार्य हो तो आदर्श गांव बनने में और आदर्श देश और ऐसा राष्ट्र बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मगर हम देखते हैं कि ग्रामीण भाग में जहाँ कहीं भी कई सरपंच हो कोई काम करते हैं जिनको, मगर वो क्या करते हैं, बस कुछ ना कुछ ऐसा ही बस उनका थोड़ा सा कार्य दिखता है। मगर ये आपका जो आज का कार्य देखकर हम बहुत ही आनंदित हो गए हैं। और इसी के बारे में मैं थोड़ा सा ही बताना चाहती हूँ कि जैसे एक टुकड़ोजी महाराज का भी उदाहरण मैं देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी बोला है, पहले गांव को जोड़ना है फिर देश को, पहले इंसान को जोड़ना है। तो हमें सबसे पहले एक एक मनुष्य को जोड़ना होगा, तभी ये गांव सुखी और समृद्ध होगा। तो पहले एक उनका मैं उदाहरण भी देना चाहती हूँ कि उन्होंने एक भारत का नकाशा था, उन्होंने उनके 100 टुकड़े करके एक बच्चों के पास दे दिया और उनको बोला कि इनमें से हमें भारत का नकाशा बनाकर दिखा दिए। तो बच्चों ने पहले बहुत कोशिश कर ली कि उनका नकाशा जोड़ जाए भारत का, मगर वो ना सक्सेस रहे कि उन्होंने वो नकाशा नहीं जोड़ पाए। फिर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आइडिया आ गई कि नहीं चलो कि इसमें कुछ मनुष्य की छवि दिखी, तो उसने फिर मनुष्य का पहले चित्र जोड़ा, तब उसमें ही भारत का नकाशा का जब छवि दिखी। तो फिर टुकड़ोजी महाराज ने वही उदाहरण दिया कि यही पहले करना है, हमें सबसे पहला कार्य हमें आदमी को जोड़ना है, गांव को जोड़ना है, तभी हमारा देश सुखी समृद्ध और आगे बढ़ेगा। तो बहुत सुंदर रहा आज का उद्बोधन। धन्यवाद आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि, बहुत सुंदर जी। ओम। धन्यवाद आदरणीय रंजना जी, आप लगातार एक योगाहार कार्यक्रम में अपना सहयोग कर रही हैं। और मैं आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय को बताना चाहता हूं कि आज 667 दिन इसको चलते हो गए। हम 1.5 घंटे योग करते हैं और 1.5 घंटे हम जैविक खेती की, आदर्श ग्राम की, समाज की चिंता करते हैं, राज धर्म की चिंता करते हैं, हम सनातन धर्म की चिंता करते हैं। इस विषय पर लगातार चर्चा होती है, जैसा कि आज आप उपस्थित हुए। इसी प्रकार से विभिन्न चीफ गेस्ट के रूप में हम वरिष्ठ समाजसेवी, पद्मश्री, IAS, IPS और योग साधक, शिक्षक, इन सबको आमंत्रित करते हैं। और रोज हमारे नए योग शिक्षक होते हैं और नए चीफ गेस्ट होते हैं, तो हम अलग अलग हमें अनुभव प्राप्त हो रहे हैं। और इस योगाहार कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जिलों से, विभिन्न गांव से किसान और वैज्ञानिक जुड़ रहे हैं। और ये स्वैच्छिक रूप से एक क्लास संचालित है, कहीं भी कोई ना विभाग है ना कोई ऐसा, सब अपनी शिक्षा के अनुसार इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हैं। ये अनवरत चल रहा है। आप सबकी सहभागिता से और सहयोग से यह क्लास लगातार चलती रहे। इस प्रकार के अगर कार्यक्रम चलते हैं तो इससे पूरे देश भर में एक ठीक वातावरण बनता है। और हमारे जो इस कार्यक्रम में जुड़ जाते, जैसे आप आज आए, आप जहाँ जाएंगे योगाहार की चर्चा करेंगे कि एक ऐसा कार्यक्रम भी चलता है जहाँ रोज कोई भी कार्यक्रम, अगर हम राजनीतिक कार्यक्रम बनाते हैं तो आधा घंटा अगर हमें जनता को रोकना पड़ता है, तो लोकगीत गवाते हैं, हमें भजन सुनाते हैं, चुटकुले सुनाना पड़ते हैं, हमें भोजन देना पड़ता है, हमें साधन का इंतजाम करना पड़ता है। लेकिन ये कार्यक्रम जो योगाहार कार्यक्रम चल रहा है आप सबके सहयोग से, पतंजलि के कुशल मार्गदर्शन में, ये स्वैच्छिक रूप से चलता है। और हम इस बीच में एक योगाहार उत्सव दिवस भी मनाते हैं, जिसमें हमारे आदरणीय दिनेश जी ने जैसा बताया कि हमने अभी एक मध्य प्रदेश के इटारसी में बनाया था। 2 दिन हम लोग सारे परिवार के लोग वहाँ इकट्ठे रहे और आपस से एक दूसरे से मिले। किसान हमने जो हमारे यहाँ अच्छा काम करते हैं किसान, उनका भ्रमण कराया, मां नर्मदा जी की आरती कराई और वहाँ संगोष्ठी की, किसान संगोष्ठी हुई, योग हुआ। हमारे पतंजलि पीठ से परम पूज्य स्वामी परमादेव जी का पदार्पण हुआ था। ऐसा कार्यक्रम हम चेक कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आपका भी सहयोग इसमें मिले। आगे जो हम उत्सव मनाएंगे उसमें आपकी सहभागिता सुनिश्चित हो। और मैं आदरणीय शरद वर्मा जी उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि आपका सुझाव, आपका संवाद प्रस्तुत हो। आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की
बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया आज, बहुत सूक्ष्म योग कराए आज, और इतने सूक्ष्म कराए कि शायद अभी तक किसी ने नहीं कराया। और पालीवाल साहब का तो कुछ शब्द नहीं है, इतना अच्छा उनका कार्य है। और जो ऋषि और कृषि, आप ऋषि हैं और आप कृषि से जुड़े हुए हैं, तो आप एक गांव को क्या पूरे देश विश्व को दिशा दे सकते हैं। आप जिस मंच पे बैठे हैं उससे पूरे विश्व को एक दिशा मिल रही है। वहां के गांव के लोग इतने जागरूक हो रहे हैं। जहां पे बेटियों की, देवियों की पूजा होती है, वहां सफलता निश्चित है। और इन सफलताओं को कोई रोक नहीं सकता। हमारी तो इच्छा है कि आप राजस्थान में कोई बड़ा पद संभालें, जिससे पूरे राजस्थान को मार्गदर्शन मिले और एक नई दिशा मिले उसे। कभी आपका इस नर्मदापुरम में आने का अगर विचार बने तो आप आइएगा। यहाँ पे भी पतंजलि की से बहुत सारी जैविक कार्यशालाएं चल रही हैं। बहुत सारे यहाँ पे जैविक की तरफ हाथ उठने लगे हैं और बहुत परिवर्तन आ रहा है। तो हम आप नर्मदा जी के घाट पे आपको बुलाते हैं, कभी आप आइए। जी ओम जी। धन्यवाद आदरणीय शरद जी, आपने आमंत्रण दिया मध्य प्रदेश की मां नर्मदा जी में, क्योंकि जब से योगार कार्यक्रम वहाँ उत्सव मनाया गया तब से आपका आमंत्रण स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद सर। जी बहुत सुंदर। जब से योगार उत्सव मनाया गया नर्मदापुरम में, तब से सरकार, प्रशासन और अन्य संस्थान एक कार्यक्रम आयोजित करने लगी। यहाँ तक कि मैं बताऊं कि महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राएं भी जैविक खेती की चर्चाएं और प्रशिक्षण लेने लगे हैं। ऐसा बदलाव आया है। तो आगे इस पर संवाद हम करेंगे। अब समय हो गया है। मैं आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और आज के हमारे चीफ गेस्ट महोदय से संवाद कर, आभार ज्ञापित कर आज के योगार कार्यक्रम को समापन को ले जाएं। आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी।